हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज ही हमारा वन शॉट होने वाला है और इस वन शॉट में हम पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। प्री बोर्ड्स बच्चों के प्री बोर्ड्स एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से चैप्टर को कवर करते हैं। बेटा, कोई डाउट वगैरह होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में साथ साथ आप बताते रहिएगा, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते रहेंगे। ओके, तो चलिए। तो बेटा, सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन आई होती क्या है। तो देखिए, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये हमारी बॉडी की एक विंडोज है। क्या है? ये हमारी बॉडी की विंडोज है। आपने देखा होगा हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से आईज जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है। ओके, अगर हम आईज की शेप की बात करें तो आईज हमें देखने को मिलती है स्फेरिकल शेप में। हमें आईज कैसे देखने को मिलती है? ये स्फेरिकल शेप में देखने को मिलती है। आपने सोचा होगा कि आईज की शेप तो कुछ इस तरीके की है जो आप इस यहाँ राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, है ना? बट ये बाहर से है, अंदर से अगर आप क्लोज इसको देखेंगे तो स्फेयर है, पूरा का पूरा एक गोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ह्यूमन आई क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सेंसिटिव ऑर्गन है। मतलब हमारे पास सेंस ऑर्गन तो 5 है, बट उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है आईज। ठीक है, क्योंकि आईज से हम क्या करते हैं? इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस वंडरफुल वर्ल्ड को हम देख पाते हैं, हम कलर्स को देख पाते हैं। क्या आप कभी आईज क्लोज करके कलर्स को देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आईज क्या है? बेसिकली हमारे लिए एक सेंस ऑर्गन है जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल है। क्लियर? होप कि आपको आईज की डेफिनेशन समझ में आई होगी और इसका क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंट है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब आप इसकी तरफ देखेंगे तो ये क्या है? डायग्राम है। किस चीज का? आईज का। आईज हमारी एक्चुअल में ऐसी ही दिखती है बच्चों, ऐसी ही दिखती है। इसके अंदर देखिए अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आप बाहर की बाउंड्री देख रहे हैं, जिसको मैंने अभी कलर करा है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बाउंड्री चारों तरफ बनी हुई है इसके। ठीक है, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। इस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर आप दूसरा ऑर्गन देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा आइरिस। दूसरा पार्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये जो आप यहाँ पे रेड कलर के मसल्स देख रहे हैं, ये मसल्स, ठीक है, जिनको मैंने शेड करा है, ये जो मसल्स आप देख रहे हैं दोनों साइड, ये मसल्स आपके क्या कहलाते हैं? दोनों साइड ये आपके कहलाते हैं आइरिस। इसके बीचों बीच आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलती है प्यूपिल। ठीक है, बीचों बीच आपको प्यूपिल देखने को मिलती है। देखा है ना आपने, जब हम आईज बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो बीच में बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसे कर कर ये जो बनी हुई है बीच में, क्या बनी हुई है आपकी? इसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ओके, इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये जो आप लिक्विड है ना, ये चारों तरफ यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, इसके अलावा आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? ये हमारा है क्रिस्टलाइन लेंस, इसको हम लोग लेंस कहते हैं। ओके, हमारी आईज के अंदर एक लेंस डला हुआ होता है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स हमारे यहाँ, ये अंदर के साइड, ये हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम लोग सिलरी मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे तरफ देखेंगे और देखें तो ये है हमारे पास रेटिना। रेटिना क्या होती है? वो जगह जहां से क्या होता है कि लाइट हमारी इस प्यूपिल से अंदर जाती है, लेंस से क्रॉस होती है, वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है, मतलब कि जिस चीज को भी हम देखेंगे उसकी इमेज कहां बनेगी? इस पोर्शन पे बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। तो रेटिना एक स्क्रीन है, तो रेटिना पर ही हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। फिर आप देखेंगे यहाँ से एक रास्ता जा रहा है पीछे की तरफ, हमारी आंख के पीछे की तरफ एक रास्ता जा रहा है। ये जो रास्ता है ना, यहाँ से एक नस जा रही है, एक नर्व जा रही है। ये जो नर्व है ना, ये हमारे ब्रेन पर जुड़ी है। कहाँ जुड़ी है? हमारे ब्रेन पर ये नस जुड़ी हुई है, यहाँ ब्रेन पर। ये ब्रेन के साथ जुड़कर क्या करती है? जो भी चीज हम देखते हैं उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि हमने जो इमेज देखी है वो क्या है, कैसी है, वो सही है, गलत है, हमारे देखने के लायक है या नहीं है। हमें इस चीज का पता कैसे लगता है? आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आएगी, आपको समझ में आएगा कि ये इमेज सही है या ये इमेज गलत है। ठीक है, कौन सी इमेजेस गुड है, कौन सी इमेजेस बैड है, आपको इस चीज का पता देखकर ही पता लगता है। ओके, तो क्या होता है कि जो चीज अच्छी नहीं है, जिसको नहीं देखना चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी आईज को क्लोज कर लोगे। तो इस चीज का जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली, ये आपको कहां से मिली? ब्रेन से। ब्रेन ने बताया कि बेटा ये जो चीज तू देख रहा है ना, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करोगे? आपका ब्रेन आपको आंसर देगा और आप अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है? हमें देखकर चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ओके, आप अपनी मम्मी को देखकर पहचान लोगे आराम से। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज आपके माइंड में बनी हुई है
और माइंड को पता है कि आपकी मम्मी है, तो जैसे ही आप उन्हें देखोगे तो आप उनकी इमेज को देखकर वो चीज क्या कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, उनको समझ लोगे। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, मैसेज ट्रांसफर करती है। आपको तो पता ही है ये मतलब इलेक्ट्रिकली कुछ वो होते हैं, ट्रांसफर करते हैं सेल्स को, जिससे हमारे माइंड में पता लगता है कि कौन मतलब किस चीज की इमेज बन रही है, कोई भी चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जितने पार्ट्स है एक बार उनको फटाफट डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्निया। तो कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया वो पार्ट होता है जहां से आइस के अंदर हमारी लाइट एंटर करती है। लाइट एंटर द आइस थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आइस की सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसी में से ही क्या होती है, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट से होने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो हमारी आइस के अंदर जाती हैं। और इससे क्या होता है, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट स्क्रीन ऑन द आईबॉल। आईबॉल की फ्रंट सरफेस पर क्या बनता है, ट्रांसपेरेंट एक ब्लज होता है, ये एक ब्लज बना देता है, ट्रांसपेरेंट एक लेयर बना देता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आईज ऑक्यूर एट द आउटर सरफेस। हमारी देखो, हमारे आईज के अंदर बहुत सारी रेज एक बार में जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेज जहां पर अटैक करती हैं वो क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया पर लाइट की जितनी भी रेज है ना, सारी की सारी चली जाएंगी। आगे बात समझ में, इतना ध्यान रखिए। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जहां पे लाइट की मैक्सिमम रेज क्या करती हैं, एंटर करती हैं। जहां पे मैक्सिमम लाइट क्या करती है, एंटर करती है। नेट समझिए। स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा के बारे में बात करें, सो इट इज अ आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होती है, हमारी आईज की एक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की लेयर होती है, बस। ठीक है, इसका काम इतना ही है। आगे समझिए। आई बोल, आई बोल जो है ना, ये एक स्फेरिकल शेप में होती है और इसकी जो डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। आगे देखिए। इसके बाद देखिए तो एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड। ये एक फ्लूइड होता है जो हमारे आइस के बीच में भरा हुआ रहता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये स्फीयर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे लेंस वगैरह हैं, सिलरी मसल्स है, कॉर्निया है। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है लेंस के पीछे, ठीक है, और रेटिना के आगे, ये जो बीच में जगह बची है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है स्फीयर में, इसे बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक बार पीछे देख लो तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा का सारा भरा हुआ है एक्वस ह्यूमर से। ओके, एक तरीके का फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उससे भरा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे आइरिस के बारे में। तो आइरिस क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। हमारी जो प्यूपिल का जो साइज है ना, वो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा होता रहता है। ठीक है, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर, आप ध्यान से इस इमेज को देखिए, आप देखेंगे कि हमारी प्यूपिल का जो साइज है ना, ये बढ़ रहा है। दिख रहा है ना, देखिए मैं एक बार इसको बनाता हूं। ये जो हमारा साइज था ये कितना था, इतना है। अब आप देखिए बढ़ गया है, ये देखिए इस बाउंड्री से दूर जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है कि आइस की, ये जो आइस का जो साइज बढ़ रहा है, आईबॉल का साइज जो बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, आइरिस की वजह से। ठीक है, तो प्यूपिल साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। प्यूपिल क्या होती है, ये एक स्मॉल ओपनिंग मिडल पोर होता है, ठीक है, ऑफ द आइरिस, जिससे क्या होता है, लाइट एंटर करती है। मतलब ये जो अभी मैंने आपको होल दिखाया था ना, ये वाला, सारी लाइट की रेज इसी के अंदर एंटर करेंगी और एंटर करके कहां पहुंचेगी, हमारे रेटिना तक पहुंचेगी। समझ में आ गई बात। चलिए, तो प्यूपिल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं हाउ प्यूपिल वर्क। ये जो प्यूपिल होता है ये काम कैसे करता है। तो अगर हम देखें तो द आइरिस मेक द प्यूपिल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जो प्यूपिल होती है ना, मतलब ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये प्यूपिल हमारी पूरी की पूरी, तो होगा क्या कि ये जो प्यूपिल है ये छोटी बड़ी होती रहेगी। ठीक है, ये डिपेंड करती है लाइट पर। अगर लाइट हमारी आईज में बहुत ज्यादा, मतलब हम जब ज्यादा लाइट की तरफ देखते हैं तो ये जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारे प्यूपिल मैंने बना लिया, तो अभी आप देखिए इसका जो आईज है ना बहुत ज्यादा छोटा है, होल बहुत ज्यादा छोटा है। पता है क्यों, क्योंकि आईज जो, यानी कि अभी लाइट इस टाइम पर हमारी आईज में बहुत कम जा रही है। जब हमारी आईज में लाइट बहुत ज्यादा जाती है, सॉरी इट्स रॉन्ग, अपोजिट बता दिया मैंने। ये दो तरीके की आईज है मान लिया, ठीक है। होगा क्या कि अभी आप देखिए जो होल आप देख रहे हैं प्यूपिल का, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, और इस केस में आप देखेंगे तो प्यूपिल का जो होल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका रीजन, क्योंकि यहां पर लाइट क्या है, लाइट कम है, लाइट कम है, और यहां पर लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। जब लाइट ज्यादा होती है, जब आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी जो प्यूपिल है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। जब आप डार्क रूम में जाएंगे तो आपकी लाइट कुछ ऐसे दिखाई देगी, क्योंकि लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि प्यूपिल किस तरीके से वर्क करती है, और समझिए। तो देखिए जब लाइट ज्यादा ब्राइट होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी आइस के अंदर सारी की सारी रेज नहीं जाती। ठीक है, आइरिस उसको कंट्रोल करता है।
आइरिस बोलेगा कि नहीं नहीं भैया, सारी रेज अंदर नहीं जाने देनी, थोड़ी सी रेज अंदर जाएंगी, बाकी को उनको बाहर रोक दिया जाएगा। आगे बात समझ में? तो लाइट अगर डिम होती है तो प्यूपिल एक्सपेंड होती है, बस ये दो चीज का आपने ध्यान रखना है, बाकी तो मैंने आपको जो बता दिया है वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको आइज का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, रिलैक्शन वगैरह सब, ठीक है, किस तरीके से प्यूपिल वर्क करती है। अब हम पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप में से मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको चश्मा लगा हुआ है, एम आई राइट? ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है। अब ये बात आती है कि चश्मा लगाना क्यों है। देखिए, जब हमारी आईज का जो एक नेचुरल लेंस होता है ना, जब उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आने लगता है तो हमें एक आर्टिफिशियल लेंस की जरूरत पड़ती है, जो हमारे स्पेक्स में हमें देखने को मिलता है, यानी हमारे चश्मे में हमें देखने को मिलता है। फिर जब हम चश्मा लगाते हैं तो वो हमारे आर्टिफिशियल लेंस होते हैं, ठीक है। तो अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, ठीक है, हमारी आईज की पावर के बारे में। तो द एबिलिटी ऑफ द आईज लेंस इज टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो, हम जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे हम पास देखें चाहे हम दूर देखें, ठीक है, जो भी चीज हम लोग देखते हैं वो डिपेंड करती है हमारी फोकल लेंथ पे, हमारी आईज की फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है क्या हम जो देख रहे हैं, ठीक है। हमारा लेंस क्या करता है, एक लेंथ, एक फोकल लेंथ बनाता है, चाहे आप पास का ऑब्जेक्ट देखो चाहे आप दूर का ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है। जब आप पास देखोगे तो आई लेंस जो है आपके आईज को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि आप पास का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाओ। गलत कह रहा हूं? ये पहला पॉइंट है, यस और नो? ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पास के ऑब्जेक्ट देखोगे तो आपका आई लेंस फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा इस हिसाब से ताकि आप पास का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाओ, और जब आप दूर का कुछ देखोगे तो आपका आई लेंस फोकल लेंथ को इस तरीके से मतलब एडजस्ट करेगा ताकि आप फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर देख पाओ, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर, फार क्लियर ऐसा हम लिख देते हैं अभी शॉर्ट में, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाओ, ये नियर है। आगे बात समझ में? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। तो क्या होता है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, इसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, जो मैंने बताया कि जब हमारा आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है तो उसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आगे बात समझ में? आपने बात बस ध्यान इतनी रखनी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, और हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ अगर सही तरीके से एडजस्ट रहेगी तो हम हर एक तरीके के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे, चाहे वो हमारे दूर हो चाहे हमारे पास हो। पर अक्सर हमारे साथ अब आजकल क्या होने लगा है कि हम या तो दूर का सही से नहीं देख पाएंगे या पास का नहीं देख पाएंगे, यानी फोकल लेंथ कहीं ना कहीं हमारी इशू क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ रहा है हमारी आईज में। उसके लिए फिर हमें अलग अलग टाइप के चश्मे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन में। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने अभी भी बताया था, हमारी पुतली को कभी छोटा करेंगे कभी बड़ा करेंगे, तो रिलैक्स करेंगे कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। रिलैक्स में क्या होता है कि हमारी जो आई लेंस होता है वो थिन हो जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट होने पर हमारा आई लेंस मोटा थिक हो जाता है, ठीक है। जब हमारा आई लेंस रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, जब हमारा आई लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ घटेगी। ध्यान रखना, डिक्रीज इंक्रीज, ये डिफरेंस है, आ सकता है एग्जाम में। और अनेबल अस टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्लियरली, मतलब देख पाएंगे क्लियरली जब रिलैक्स होगा, और कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या कर पाएंगे, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियर देख पाएंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे क्लियरली कब, जब रिलैक्शन होगा, और नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम कब क्लियर देख पाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हम पास देख रहे होते हैं तो हमारी जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम दूर देखते हैं तो हमारी जो आईज होती है वो रिलैक्स हो जाती है। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप सुई में धागा डालते हैं, खास करके गर्ल्स के लिए बताता हूँ एग्जांपल, कि कभी आपने सुई में अगर धागा डाला है या आप किसी भी छोटे से पार्टिकल को देखोगे तो आप थोड़ा सा ना अपनी आईज को ना थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करोगे, लाइक दिस। मैं एक बार आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, आप अपनी आईज को कुछ इस तरीके से इंप्रेशन दोगे। जब भी आपको कोई नुकीली चीज या बहुत ही कहते हैं ना पॉइंटेड थिंग को देखना होता है तो आप ऐसे करते हो। इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो आपकी प्यूपिल है ना, यानी आपका जो लेंस है वो क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पास की चीज देखने के लिए हमें अपनी आई को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दूर की चीज देखने के लिए हम लोग रिलैक्सली देख लेंगे, मतलब हमें वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्शन, हमें इस तरीके को कोई बिहेव नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि आप रिएक्शन इस GIF में देख सकते हैं। चलिए, होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही बता रखा है, एक बार फिर बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन में
हम लोग क्या करते हैं, पास के ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाएंगे। रिलेक्शन में हम दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाएंगे, पास एंड दूर। कमेंट बॉक्स में बताइए समझ आया या नहीं आया, कोई डाउट है देन मुझे जरूर बताइए। उसके लिए फिर देखते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वीडियोस या कुछ किसी ना किसी सोर्स के थ्रू मैं आपको ये चीजें क्लियर करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट करना है, काफी कुछ सीखना है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं सर पर और सीखने के लिए है काफी कुछ। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। डिफेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे विजन में, देखने में क्या कमी आ जाती है, और उनका अगर कमी आ गई है तो कुछ ना कुछ करेक्शन तो करना भी पड़ेगा ना, है ना भैया। तो चलिए, तो बच्चों देखिए सबसे पहली बीमारी का नाम है मायोपिया। ये जो मायोपिया है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसको नियर साइडनेस और द शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। जब एक पर्सन क्या करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट उसे पास के सही दिख रहे हैं, पास के, मैं लिख देता हूं पास और दूर। जब पास के ऑब्जेक्ट सही दिख रहे हैं पर दूर के नहीं दिख रहे, तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। होप ये सही समझ में आई होगी कि मायोपिया कौन सी बीमारी होती है, कि पास तो सही दिख रहा है पर दूर का पास नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए तो अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कॉजेस के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो कॉजेस है कि एक्सेसिव कवरेचर ऑफ द आई लेंस। जब आई लेंस बड़ा होने लगता है, आई लेंस ज्यादा कवरेज करने लगता है, एरिया ज्यादा कवर करने लगता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब फर्स्ट हमारा कॉज है ये। सेकंड की बात करें, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल क्या हो रही है, एलोंगेशन यानी बड़ी हो रही है, ठीक है, हमारी आई जो आई बॉल है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, वो भी बड़ी हो रही है, तो इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे। ये दो कॉजेज हैं। करेक्शन क्या है इसकी, चलिए करेक्शन इसकी देखते हैं। अगर हम करेक्शन की बात करें तो देखिए फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, जरा ध्यान से देखिएगा। जो पहली पिक्चर है नॉर्मल आई है, अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए कि इमेज मैंने कहां बताई थी, कहां बनती है, रेटिना पर। तो ये जितनी भी रेज जा रही हैं, लुक एट दिस, ये जितनी भी रेज जा रही हैं अंदर लेंस से, ये इमेज सारी कलेक्ट होकर इमेज कहां बना रही है, रेटिना पर बना रही है, एग्जैक्टली इस बाउंड्री पर बना रही है, ये स्क्रीन है, ठीक है, मतलब ये हमारी नॉर्मल आइज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर अब जरा इस केस में देखिए कि जो लाइट्स आ रही है ना, वो अंदर जाकर लेंस के इमेज कहां बना रही है, इस पॉइंट पर बना रही है, जबकि इन सबको यहां मिलना चाहिए था। आई बात समझ में, पर ये कहां मिल रही है, ये तो इसी पॉइंट पे मिल गई भाई, मतलब इमेज कहां बन गई है, रेटिना के पहले, रेटिना के पहले इमेज बन रही है। और जब रेटिना के पहले इमेज बनती है तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये जो रेज जो यहां टकरा रही है ना, ये यहां ना आकर वापस से अपनी जगह पर आ जाए, रेटिना पर आ जाए। इसके लिए मैं क्या करेक्शन करूंगा भाई, इसके लिए मैं करेक्शन करूंगा, एक लेंस लगाऊंगा। कौन सा लेंस, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। पढ़ा है ना लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर में, है ना, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो ये जो कॉनकेव लेंस है, इससे लाइट जब अंदर जाएगी तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली हमारी इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी और समस्या सॉल्व हो जाएगी। यानी उस टाइम हमारे चश्मे में कौन सा लेंस डला होगा, ये मेरा चश्मा है, जिन लोगों का मायोपिया होता है उनको चश्मा दिया जाएगा और उसके अंदर कौन सा लेंस लगाया जाएगा, कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। होप ये चीज समझ में आई होगी, इस बीमारी की समस्या और इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये चीज होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बीमारी की तरफ। दूसरी बीमारी कहती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसकी उल्टी है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इसको हम लोग फार साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट है उन्हें तो क्लियरली देख पा रहा है पर पास के नहीं देख पा रहा, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल रीडिंग पॉइंट होता है, हम जिस डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं नॉर्मली पास के ऑब्जेक्ट्स को, वो है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर आपको नहीं दिख रहा, या सॉरी 25 सेंटीमीटर तक अगर आप नहीं देख पा रहे हो क्लियरली, 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख पाते हैं, बट अगर 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, दैट मींस आपको बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। इसके कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस है कि फोकल लेंथ जो होती है आईज की वो बढ़ने लगती है, ठीक है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ने लगती है। फोकल लेंथ इतनी होनी चाहिए बट वो इतनी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हाइपरमेट्रोपिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल इसमें बहुत छोटी बन जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक है, आईबॉल क्या हो जाती है, कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाती है।
तो इस बीमारी को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसकी भी करेक्शन एक बार देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाली इमेज में, तो ये कौन सा है, ये है हमारा नॉर्मलाइज। और नॉर्मलाइज में तो आपको पता है कि इमेज कहां बन रही है, रेटिना पर अगर हम बात करें सेकंड वाली इमेज में, तो अब आप जरा यहां देखिए हो क्या रहा है कि रेज तो आ रही हैं पर वो तो रेटिना के बाहर चली गई, और इमेज कहां बन रही है, रेटिना पर नहीं, रेटिना के बाहर बन रही है, रेटिना के बाहर बन रही है। तो प्रॉब्लम हो गई है, यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि ये जो इमेज है ना, ये वापस से रेटिना पर बन जाए। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो जितनी भी रेस थी ना, वो खिंचकर कहां आ गई, रेटिना पर वापस से आ गई और हमारी इमेज बन गई। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर मायोपिया होता है तो कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है करेक्शन के लिए। ऐसा एमसीक्यूज बन सकते हैं, इस चैप्टर से मैक्सिमम एमसीक्यूज बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने दो बीमारियां बताई है, आगे अभी हम बढ़ने से पहले यहीं पर रुकते हैं। आप कहोगे कि सर किसी को दूर का नहीं दिखता तो किसी को पास नहीं दिखता, पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, फिर उनके लिए क्या करेंगे, वो क्या दो दो चश्मे लगाएंगे? ऑब्वियसली, या तो वो दो दो चश्मे लगाएंगे या फिर एक ही चश्मे के अंदर क्या होता है, दो लेंस लगाए जाते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिलते हैं तो उसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल लेंस। और ये जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं, एक्सक्यूज मी, ये जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं ये क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस ये हमें दूर और पास का देखने में हेल्प करते हैं। फिर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर अगर हम लोग, क्योंकि आईज में पास या दूर का फर्क होता है, तो हमें दो चश्मे लगाने पड़ते हैं या फिर हमें सिलेंड्रिकल लेंस वाला मतलब ग्लास या चश्मा लगाना पड़ता है। पर लेकिन नॉर्मल ह्यूमन आई में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में फिर कैसे देख पाते हैं? तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि जो हमारी आईज होती है ना, आईज के अंदर जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को खुद ही एडजस्ट कर लेता है। बताया था ना मैंने कि अपने आप ही क्या होगा, फोकल लेंथ वो एडजस्ट कर लेगा और आपको पास और दूर दोनों देखने में हेल्प करेगा। ये भगवान का दिया हुआ नेचुरल लेंस है जो क्या करता है, हमें पास और दूर दोनों देखने में हेल्प करता है। आई होप कि ये दो बीमारी को मतलब दो जो आपके सामने ये बीमारियां देखने को मिली, इनकी करेक्शन भी आपको समझ में आ गई और ये बीमारी के लक्षण भी समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रेसबायोपिया की तरफ। ये प्रेसबायोपिया क्या है, तो ये जो है ना, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये क्या है कि एक लक्षण है। जब हमारी ओल्ड एज होने लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आईज होती है ना, वो क्या होने लगती है, वीक पड़ने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम जो पास के ऑब्जेक्ट्स है ना वो नहीं देख पाते। ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, प्रेसबायोपिया कहलाता है। मतलब पर्सन में सफर, इसमें क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम्स आने लगती है, मायोपिया वाली भी और हाइपरमेट्रोपिया वाली भी। अगर ये आपको ओल्ड एज से पहले होने लगे, यंगेस्ट एज में, तो ये बीमारी बन जाती है। पर नॉर्मली क्या होता है, एक एज के बाद हमारी आईज वीक पड़ने लगती है, हमारा आई लेंस थिक होने लगता है, जिसकी वजह से वो एडजस्ट फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो हमें बीमारी होने लगती है प्रेसबायोपिया। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड द डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो छोटा बड़ा कैसे होगा, और जब वो छोटा बड़ा नहीं होगा तो फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होगी? तो बस ओल्ड एज में आने पर ये बीमारी अक्सर हमें देखने को मिलती है। पर अगर ये बीमारी उससे पहले देखने को मिलती है तो इसके लिए भी करेक्शन मैंने आपको बताया कि सिलेंड्रिकल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस के साथ साथ। अब हम देखते हैं कैटरैक्ट। ये जो कैटरैक्ट बीमारी है ये क्या चीज है, तो देखिए समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज बिकम द मिल्की एंड क्लाउडी। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस होता है ना, ठीक है ना, ओल्ड एज में ये मिल्की होने लगता है, जैसा आप देख रहे हैं ना ये आई बोल कैसी हो गई है। तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट, और इसको हिंदी में मोतियाबिंद की बीमारी भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि या तो हम लोगों को बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा या फिर हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बीमारी इसमें होती है और इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, इसकी करेक्शन भी करी जा सकती है एक सर्जरी के बाद। इसकी कैटरैक्ट एक सर्जरी होती है मोतियाबिंद की, एक ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू इस बीमारी को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब आप सोचेंगे प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में बताइए। तो प्रिज्म हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है, एक 3D ट्रायंगुलर मतलब उसमें बना हुआ होता है, जैसे अगर देखें तो ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए
इसके कुछ फेसेस होते हैं, 3D शेप में होता है, ठीक है, ऐसे 3D हो गए, इसके फेसेस भी होंगे, ये फर्स्ट फेस होगा इसका, ये सेकंड फेस होगा, फिर इधर भी बना हुआ होगा, थर्ड बेस भी होगा, अपर पार्ट भी होगा, तो ये क्या इसके फेसेस है, ये 3D ट्रायंगल होता है एक तरीके का, ठीक है। इसके अंदर से लाइट जब जाती है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो समझते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, ये आपके सामने प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म के अंदर कोई रे जा रही है, ठीक है, ऐसे कोई रे जा रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आगे बात समझ में, कोई रे जा रही है, इंसिडेंट। अब क्योंकि ग्लास का बना है, कांच का बना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कांच के ग्लास में या किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी कोई इंसिडेंट रे जाती है तो वो बेंट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। कंफ्यूज ना होइएगा, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का, तो ये रिफ्रैक्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो रे है इसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर जब ये वापस से बाहर आएगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी जैसे ये पहले थी, ठीक है। तो अब ये जो लाइट बाहर आई है इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, जिसको मैं ई से डिनोट करूंगा। आगे बात समझ में। अब आप ये देखिए जो इनके बैंडिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं जरा डॉट कर लेता हूं, ये बैंडिंग पॉइंट्स हैं इनके, मैं शायद कलर चेंज करके इनको जरा पॉइंट करता हूं। ये इसका बैंडिंग पॉइंट है और ये बैंडिंग पॉइंट है। इन बैंडिंग पॉइंट पर मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल। क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों, नॉर्मल। याद है ना रिफ्लेक्शन में करते थे नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो यहां पे कुछ एंगल बनेंगे। अब आप देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है और यहां पर एक एंगल बन रहा है। ये वाला जो एंगल बनेगा ना नॉर्मल के इधर, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और यहां पर जो एंगल बनेगा ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट द इमर्जेंट एंगल आउटसाइड, ये जो आपका कहलाएगा ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाएगा। बात समझ में आई कुछ। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ खींचूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत पॉइंट वाली चीज है और ये बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है आपके लिए। ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी तो रिफ्रैक्ट हो गई ना, पर अगर इसका ओरिजिनल पाथ देखें तो ये है ना, देखो जरा ध्यान से। और इमर्जेंट रे का भी अगर मैं ओरिजिनल पाथ देखूं तो ये है ना, क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, जी बिल्कुल सही है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी एक एंगल बन रहा होगा, ये देखो यहां पर जो मैंने मार्क करा है, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डी से नोट करेंगे। और सबसे ऊपर जहां पर ट्रायंगुलर का वर्टेक्स आपको देखने को मिल रहा है, शायद कोई इशू हो गया, क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, हम ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जरा ये वाली पिक्चर देखिए, ये देखिए सेम वही डायग्राम जो मैंने बनाया था, ठीक है। कि ये हमारी कौन सी रे आ रही है, ये हमारी आ रही है इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे है, ये है हमारी इमर्जेंट रे। फिर हमने क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल ड्रॉ करा था, याद है बच्चों, हमने क्या करा था, नॉर्मल ड्रॉ करा था, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पर जो बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल, और जो बाहर यहाँ पर बन रहा है इमर्जेंट रे के साथ वो है एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जरा एक बार इनकी ओरिजिनल पोजीशन देखिए, ठीक है। किसकी हम लोग ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे, ये जो लाइट्स हैं, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है अगर मैं इसको लेके जाऊं तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, और अगर मैं इमर्जेंट रे को लेके जाऊं तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल कहलाता है, ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो सबसे टॉप पर एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये है आपका कौन सा, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए से डिनोट करा गया है। तो बच्चों बस यही था आपका प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में आपको पूरा डायग्राम की किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट होती है ये समझाने का मोटिव था। अब जरा प्रिज्म का यूज सीखते हैं कि सर इतना डायग्राम बता तो दिया, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, सो लेट्स नो। सो दिस इज योर प्रिज्म। ओके, अब होता क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि जो प्रिज्म होता है ना, ये क्या करता है, किसी भी एक लाइट को, किसी भी लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है। ये आप पिछली क्लासेस, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये जो लाइट होती है क्या इसके 7 कलर्स होते हैं। हमारे घर में जो लाइट लगी हुई है, ट्यूब लाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब है, कई चीजें लगी हुई हैं, पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। पर वो आप अपनी आईज से नहीं देख पा रहे हो ना, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो एक व्हाइट लाइट जो है ना आगे जाकर इतने सारे कलर में बढ़ जाती है। मतलब ये क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट जाके स्प्लिट हो रही है, वो भी 7 कलर्स में। और हम इसको किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं,
एक व्हाइट लाइट हमें ओरिजिनली 7 कलर्स में दिख रही है ड्यू टू प्रिज्म। अगर देखा जाए तो लाइट के सिर्फ 7 कलर्स ही नहीं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और भी, ये एक फैक्ट है साइंस का। पर लेकिन हम सिर्फ 7 कलर्स को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं हम सिर्फ 7 कलर्स को? क्योंकि बाकी कलर्स हमारी आईज देख ही नहीं पाती है। कलर्स और भी होते हैं पर हमारी आईज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो बाकी कलर देख पाए। देख तो वो 7 भी नहीं पाती है, पर प्रिज्म ने हमें शो कर दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म होता है ये हमें बाकी के 7 कलर देखने में हेल्प करता है। ओके, तो आप ध्यान रखना कि सन से आने वाली भी जो रोशनी है ना, वो येलो नहीं व्हाइट है, और वो व्हाइट भी 7 कलर्स में स्प्लिटेड है, पर हम सिर्फ व्हाइट कलर में देख पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म से मैंने बताया कि प्रिज्म से 7 कलर्स निकलते हैं जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट जो है वो निकलती है 7 कलर्स में, और इन 7 कलर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ये वाला कौन सा समझिए। एक व्हाइट लाइट आ रही थी, मैंने प्रिज्म रखा, लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हुई। फिर इसके आगे मैंने एक और प्रिज्म रखा, बट इस बार उल्टा रखा। जो सारे सातों के सातों कलर थे, 7 के 7 कलर्स, वो फिर से अंदर गए और बाहर जाकर कैसे निकले? एक व्हाइट लाइट में। मतलब कि अगर एक व्हाइट लाइट आ रही है और प्रिज्म से होकर 7 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, और अगर आपने उन 7 कलर्स के आगे दूसरा एक और प्रिज्म उल्टा करके रख दिया तो वो 7 कलर्स वापस से व्हाइट लाइट बन जाएंगे। इससे हमने प्रूव कर दिया कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स, और 7 कलर जो है वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होते हैं। ओके, सो ये थी बात। चलिए, तो रेनबो के बारे में तो आपने देखा ही होगा। रेनबो देखने की एक्साइटमेंट सभी बच्चों को रहती है कि काश हम लोग भी एक बार रेनबो देखें, कितना प्यारा लगता है। लोग रेनबो निकलते हैं उसकी वीडियोस के शॉर्ट्स, उसकी इंस्टाग्राम रील्स बना के डालने लगते हैं, है ना। तो सभी का एक्साइटमेंट होती है। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से रेनबो फॉर्मेट होता है। ठीक है, बच्चों के दिमाग में बहुत बार आया कि ये इंद्रधनुष, ये रेनबो बनता कैसे है यार स्काई में, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ना, तो रेनबो क्या है? एक तरीके का नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। मतलब ये हमने नहीं बनाया, बल्कि स्काई में अपने आप बनता है। कैसे? जब कुछ टाइम बारिश होती है और हैवी रेनफॉल के बाद हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, यानी कि थोड़ी ओस रह जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। ओस शब्द तो सबने सुना ही होगा, सर्दियों में आपको देखने को भी मिलती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बारिश होने के बाद जब बहुत तेज रेनफॉल होता है तो हमारे आसपास क्या रहता है? कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे स्काई में प्रेजेंट होती हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है कहां पर? उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर। तो क्या होता है? जैसे अब आप नीचे देखेंगे ना डायग्राम में, देखो जिसको मैंने टिक करा है, सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आती है तो क्या बन जाता है? रेनबो बन जाता है। और रेनबो हमेशा कहां बनता है? रेनबो हमेशा बनता है अपोजिट डायरेक्शन में, सन की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बात ध्यान रखिए, डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। ओके, तो बस इसी तरीके से क्या किया जाता है? रेनबो को बनाया जाता है। तो ये रेनबो की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप यहां से पढ़कर रेनबो के बारे में लिख सकते हैं अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है। बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में बनाया गया है, आराम से कर पाएंगे। ऑब्जर्व दिस पिक्चर गाइस, स्टूडेंट्स प्लीज ऑब्जर्व दिस पिक्चर। देखिए जरा, को नोटिस कीजिए सर्कल्स को। समझ आया कुछ? हाँ सर समझ आ रहा है, स्टार चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, मतलब स्टार्स की ट्विंकलिंग हो रही है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर ये स्टार्स ट्विंकलिंग करते कैसे हैं, है ना। स्टार्स ट्विंकलिंग कैसे करते हैं ये तो जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि स्टार्स ट्विंकलिंग कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, आप एक चीज तो जानते ही होंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है पता है किसी को? बता सकता है कोई बच्चा मुझे? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है, नहीं तो मुझे लाइव चैट में बताइए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट लगा हुआ है। किस चीज का? एयर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अरे वाह, ये तो हमें पता था, बस याद नहीं आया, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है ना, देखने में तो एटमॉस्फेयर है, एयर है, पर क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये स्काई में देख रहा है कुछ इस तरीके से। ये क्या कर रहा है? स्काई में ऊपर की तरफ देख रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मिथोस्फेयर, अलग अलग तरीके की हमारे पास क्या बनी हुई है?
लेयर्स बनी हुई है एयर की। सबसे पहली जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर मिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे क्या है अलग अलग तरीके की लेयर्स बनी हुई हैं। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने क्या करा, यहां पर एक स्टार बनाया। अब जो स्टार से आने वाली जो लाइट है, अगर मैं लाइट की बात करूं, स्टार से आने वाली जो लाइट है उसकी जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में अलग होती है। आप सभी जानते हैं ना, नॉर्मली अगर हम वैक्यूम की बात करें तो स्पीड अलग होती है, 3 इंटू 10 की दी पावर 8। क्या होती है, 3 इंटू 10 की दी पावर 8 पर सेकेंड। ये हमारी क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। पर क्या आप एक चीज जानते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है ना, इनमें लाइट की जो स्पीड है ना वो बदलती रहती है। यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की दी पावर 8 थी, पर लेकिन जैसे ही इसने हमारी फर्स्ट लेयर के अंदर एंटर करा, स्पीड बदली, यानी स्पीड जो तेज थी वो स्लो हो गई। फिर ये नेक्स्ट लेयर में आई तो स्पीड फिर बढ़ गई, फिर जब ये नेक्स्ट लेयर में आई तो स्पीड घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, कुछ ऐसा हुआ। और जैसे ही फाइनल लेयर में पहुंची तो पता है क्या हुआ, इसके सामने आ गए बहुत सारे बैरियर्स। क्या आ गए, बैरियर्स। जैसे कि समझिए, बैरियर्स क्या आ गए, हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ गए इस लेयर के बीच में, तो ये यहां से टकराकर इधर चली गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको कोई ना कोई हमारे एनवायरनमेंट में जो अलग अलग तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब होती है वो मिल गए, उसका कोई मॉलिक्यूल मिल गया। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, इससे टकराई, रोशनी उधर चली गई, ये लेयर उधर चली गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बस मेरा इतना कॉन्सेप्ट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। स्टार से जो रेज आ रही है ना, उसकी स्पीड कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। कभी स्टार्स बहुत तेज चमक रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी स्टार्स बहुत कम चमक रहे हैं क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जब लाइट की स्पीड कम होगी तो स्टार्स कम चमकेंगे, जब लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो स्टार ज्यादा चमकेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। पर सर क्या इतने से डेफिनेशन काफी रहेगी, हमें तो नहीं लगता। तो देखिए, इतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं ज्ञान को। ठीक है, होता क्या है कि स्टार से एक लेयर आ रही थी, रास्ते में इसको क्या टकरा गया, डस्ट पार्टिकल टकरा गया और इसकी रे इधर चली गई। एक और लेयर आ रही थी, 3-4 लेयर आ रही थी, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स आ रही थी, एक टकरा के उधर चली गई। कुल 4 लेयर, कितनी कितनी रेज आ रही थी, 4 रेज आ रही थी, जिसमें से एक टकरा के इधर चली गई, एक इधर चली गई, और हमारी आईज में कितनी गई, 2 गई। जब हमारी आईज में सिर्फ 2 गई तो स्टार हमें कम चमकता हुआ दिखाई देगा, और दूसरे केस में ये सारी की सारी जो रेस थी वो मेरी आईज में एक साथ चली गई, मतलब स्टार मुझे ज्यादा चमकता हुआ दिखाएगा। तो कभी स्टार ज्यादा चमकेगा, कभी कम चमकेगा, कभी ज्यादा चमकेगा, कभी कम चमकेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टार्स की ऐसी ट्विंकलिंग हो रही है, स्टार्स की ट्विंकलिंग हो रही है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे। होप कि जितनी थ्योरी थी ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वो मैंने बता दी। एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन इसे ही कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, कैसे हो रहे हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप ये सारा जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो बोला है एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, जरा एक बार देखिए कोर्स से, मैं बीच में से एक कीवर्ड उठा लेता हूं, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब यही है कि जब लाइट की स्पीड बदलती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं, लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितनी थी, मीडियम 1 में कितनी थी और मीडियम 2 में कितनी हो गई है, इन दोनों का रेशियो अगर आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया, लाइट की स्पीड पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई है। यानी कि मान लेते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज है, लाइट आ रही थी, उसकी स्पीड कितनी थी और दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद कितनी हो गई है। तो सेम इस तरीके से वैक्यूम से लाइट आ रही थी और हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर जाने के बाद उसकी कितनी कितनी स्पीड हो गई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात, मैं इसको पढ़िएगा एक बार ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये नोट्स की किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए या कोई बच्चा चाहता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, देन उसके लिए मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा कमेंट में, तो आपको ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और चीज। जरा देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की अलग अलग क्या बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये स्टार है,
ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है, इससे क्या होगा, कुछ रेज आएंगी। जैसे ये रेज आएंगी तो अंदर जाकर क्या करेंगे, बेंट करेंगे। क्या करेंगे, बेंट। मैं दोबारा से एक बार फिगर बनाता हूं। इधर देखिए, यहां पर स्टार बना हुआ है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, स्टार हमारा यहां पर है, ये पोजीशन, मेरा मार्क देखिएगा जरा, ये देखिए स्टार हमारा यहां बना हुआ है। जैसे ही स्टार से जो रे आ रही थी ना, वो अंदर जाकर रिफ्रैक्ट करती गई, रिफ्रैक्ट करती गई, रिफ्रैक्ट करती गई, और रिफ्रैक्ट करते करते मेरी आईज में गई। ठीक है, मेरी जब आईज में जाएगी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की रोशनी मेरी आईज में जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट को मैं देख पाऊंगा, तो मैं देख लूंगा। कैसे देखूंगा, जरा देखिए, मैं देखूंगा यहां। मतलब कि क्या समझ आया, कि स्टार की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो कहां है, स्टार की ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, और हमें दिख कहां रहा है, यहां दिख रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब कि जो स्टार हम देख रहे हैं वो नकली है। हम जो स्टार देख पा रहे हैं, जो इमेज हमारे माइंड में बन रही है, वो नकली बन रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है ना, हम कभी भी स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन नहीं देखते हैं, हम हमेशा उनकी इमेज देखते हैं, जो हमारा माइंड बनाता है देखकर, जो रिफ्रैक्शन की वजह से बन रही है। आ गई बात समझ में। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमारे स्पेस में, जितने भी हमारी गैलेक्सी में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी प्लैनेट हम देख पा रहे हैं, जो भी मून हम देख पा रहे हैं, स्टार्स देख पा रहे हैं, वो सब चीजें हम लोग बिल्कुल भी रियल नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी सिर्फ एक इमेज देख रहे हैं। सेम वही कहानी सन की है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सन के बारे में समझ लेते हैं आगे। स्टार्स का तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपको पता है कि सूरज उगता भी नहीं है और हमें पहले ही दिखाई दे जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जरा सोच देखिए, आप देखेंगे कि सन यहां पर है हमारा। मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ पर हम यहां पर खड़े हैं। होगा क्या कि सूरज अभी यहां पर है, इसकी जो रोशनी है वो हमारी आंखों में गई और ये बेंट हो गई। अंदर जाकर क्या हो गई, ये बेंट हो गई। जब ये बेंट होगी तो अगर इमेज देखेंगे तो यहां बनेगी हमारी। ठीक है, या इसको अगर मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके देखो, मान लो कि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये पृथ्वी है ऐसे मान लिया, सूरज यहाँ पर है, तो ये जो रोशनी थी ये जाके ऐसे बेंट हो गई है। यानी अगर इमेज देखे तो इसको पीछे करके तो सन यहाँ दिखाई देगा। समझ आए, दोबारा देख लो एक बार, फिर से बना रहा हूँ। ये बंदा खड़ा है यहाँ पर, कोई ना कोई, ठीक है, ये पृथ्वी है। होरिजन, होरिजन हमारी आइज से देखा जाएगा, ये होरिजन है, सूरज अभी उगा है, इसकी रोशनी हमारी आंख में गई, पर आंख में डायरेक्ट नहीं जा रही है। क्या हो रहा है कि बीच में एटमॉस्फेरिक लेयर आ गई है। एटमॉस्फेरिक लेयर आने की वजह से, एटमॉस्फेरिक लेयर आने की वजह से ये बीच में एटमॉस्फेरिक लेयर आ गई, इससे बेंट होकर ये आइज में चली गई है। अब अगर इसको रेज को मैं अपनी देखने की बनाऊं तो यहाँ पर, यानी कि होगा क्या कि सूरज मुझे उगेगा भी नहीं और पहले ही दिख जाएगा। यानी सनराइज जो है वो हमें कब हो जाएगा, 2 आवर्स पहले ही हो जाएगा और 2 मिनट्स पहले ही हो जाएगा। यानी सूरज उगने से 2 मिनट पहले हमें सूरज दिखने लगता है। आगे बात समझ में, क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और जब सूरज डूबता है यानी सनसेट होता है, तब भी वो हो तो पहले जाता है पर हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो सनसेट 2 मिनट पहले, सनसेट 2 मिनट बाद होता है, जबकि सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है हमारी आइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्चुअल में इनमें 2 मिनट का यानी 4 मिनट का कुल मिलाकर डिफरेंस चलता है हमारी आइज में। ठीक है, और एक ही टाइम, बस पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है जब हम सूरज को असलियत में देख पाते हैं। एक्चुअल में आप क्या करते हैं, इमेज देखते हैं। जब सूरज ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो आपकी इमेज यहां बनेगी, जब ये सूरज थोड़ा और ऊपर आएगा तो आपकी इमेज यहां बनेगी। मतलब हमेशा आप क्या देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, रियल सन तो आप नहीं देख पा रहे। बस रियल सन यानी ओरिजिनल सन आप सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार देखते हो, कब, जब बिल्कुल आपके ओवरहेड होता है सन। क्या होता है, ओवरहेड, और ये कब होता है, 12 PM। 12 PM आप ओरिजिनल सन के दर्शन कर पाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे आप देखेंगे ये धुआं क्या उड़ रहा है भाई, क्या है ये धुआं, कुछ समझ आया। ये धुआं जो उड़ रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे फॉग है, कुछ बच्चे बोलेंगे ओस है। तो बच्चों ये क्या है, पोल्यूशन नहीं, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट कुछ इस तरीके से, लाइट की रेस फैलने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग होने टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब जरा समझिए, एक गिलास में मैंने एकदम प्योरीफाई वाटर लिया और इसमें से एक लाइट को मैंने पास करा, तो ये लाइट एज इट इज सीधी बाहर आ जाएगी। ठीक है। दूसरे गिलास में मैंने पानी लिया, दूसरे कंटेनर में मैंने पानी लिया और इसमें मैंने पानी डालकर क्या करा, इसमें थोड़ा सा मैंने डस्ट डाल दी, तो डस्ट के पार्टिकल्स आ गए हैं। देखिए जरा, डस्ट के पार्टिकल्स आ गए हैं। अब पता है होने क्या वाला है कि जैसे इसमें से लाइट आएगी ना, वो डस्ट पार्टिकल से टकराएगी और फैल जाएगी। फिर एक और रे आएगी और दूसरे डस्ट पार्टिकल से टकराएगी, ऐसे आ जाएगी। ऐसे डस्ट पार्टिकल से रेस टकरा टकरा कर क्या हो गई हैं, फैल गई हैं। पर यहां पर नहीं हुआ क्योंकि बीच में कोई ब्रेक था ही नहीं, पर यहाँ पे ब्रेक आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं बीच बीच में। तो ये वाला केस कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब लाइट के रास्ते में कोई भी बैरियर्स आते हैं, कोई भी पार्टिकल आता है, कोई भी मॉलिक्यूल आता है, तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है। ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में तो ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और लाइट अगर स्कैटर हो रही है तो मतलब कि कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, टिंडल इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब जरा देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये डस्ट के साथ, ये डस्ट है, ये कुछ नहीं है, डस्ट है जो उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है। बस लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो गया है, लाइट का पाथ हमें विजिबल हो गया है। लाइट कभी किसी ने देखी है कि लाइट का रास्ता कौन सा, कहां से लाइट आ रही है, कहां को जा रही है? ठीक है, कहां को आती है, कहां को जाती है, पता है किसी को? नहीं पता। तो लाइट का पाथ हम लोग देख पाते हैं ऐसे, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है। चलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने बता दिया कि जब बीम ऑफ लाइट क्या करती है, रूम के अंदर एंटर करती है और उसके लाइट के बीच में पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमें विजिबल होने लगती है। ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, वही चीजें हैं जो मैंने बोली है, वही सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जब भी कोई पार्टिकल्स बीच में आते हैं लाइट के, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। थोड़ा डीपली इसको पढ़िएगा, वीडियो को पुश करके जरूर देखिएगा। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। चलिए, तो ये सारे केसेस हैं आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। अब आप जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है, स्काई। ठीक है, व्हाइट कलर के क्लाउड दिख रहे हैं। ओह हाँ, कुछ नोटिस किया? ये क्या है, ये एरिया देखिए जरा, क्लाउड्स को छोड़कर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। सर, ये जो स्काई है ये ब्लू कलर का क्यों है? ब्लू ही क्यों है? आपने तो बोला था कि लाइट के 7 कलर्स होते हैं, पर स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? तो चलो अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। ओहो, एक और पिक्चर देखिए सर, रात होते होते स्काई ऐसा क्यों दिखता है? ठीक है, ऐसा क्यों दिखता है, ऑरेंज क्यों दिखता है? अक्सर ये हमें ओपन एरिया में जरूर देखेगा, दिल्ली जैसे शहरों में या कहीं शहरों में देखेंगे तो पॉल्यूशन की वजह से हमें नहीं दिख पाता है, स्टार्स भी कम दिखते हैं। बट हाँ, अगर आप देखेंगे ओरिजिनली तो स्काई इवनिंग टाइम में ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिन में नीला और रात को इवनिंग के टाइम पर, शाम के टाइम ऐसा ऑरेंज हो गया, ये क्या है, ये ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या करा है, ये एक लाइन बनाई है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर लाइन के इधर सन बनाया, ये हमारे सूरज चाचू हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे सूरज चाचू हैं। दो सूरज चाचू? अरे नहीं नहीं, 2 नहीं है, 3 है। सर 3 सूरज चाचू कहाँ से आ गए? जरा समझिए, एक्चुअल में 3 सूरज चाचू नहीं है, बल्कि 3 इनकी पोजिशंस हैं। पहली पोजीशन जरा ध्यान से देखिए, पहली पोजीशन ये है कि सूरज उग रहा है, यहाँ से राइज कर रहा है। फिर ये मिडल पोजीशन है ओवरहेड वाली, देन उसके बाद ये सेट कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि सूरज से कितने कलर निकलते हैं, विबग्योर। अरे वाह, विबग्योर कलर निकल रहे हैं। तो देखिए, जब सन सेट होता है ना, सन सेट होता है तो उसमें से पहले कलर निकलेगा कौन सा, वायलेट कलर। कौन सा कलर निकलेगा, वायलेट कलर। पर ये जो वायलेट कलर है ना, इसकी ये जो है ना ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता। ठीक है, ये ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, विबग्योर मैंने बताया था, विबग्योर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे मैंने लिख लिया है। ये जो विबग्योर है ना, वायलेट कलर जो है ना सबसे कम फैलता है, इंडिगो कलर उससे ज्यादा फैलेगा, ब्लू कलर उससे ज्यादा फैलेगा, ग्रीन उससे ज्यादा, येलो उससे भी ज्यादा, ऑरेंज उससे भी ज्यादा। तो ये जो है ना कि वेवलेंथ होती है, क्या होती है, वेवलेंथ। यानी जो कलर सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना, सबसे बाद में दिखाई दे रहा है, मतलब वी से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो वी वाला जो कलर होगा वो सबसे कम होगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जो वो होता है, क्या नाम है, एम्बुलेंस होती है, या अगर आप देखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उस पर रेड कलर देखने को मिलता है, क्योंकि रेड कलर सबसे ज्यादा फैलता है। रेड कलर सबसे लास्ट में आता है ना, विबग्योर, र लास्ट में रेड आ रहा है। और वायलेट कलर जो है वो सबसे कम फैलता है,
वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही कलर्स फैलते हैं। तो जब सनसेट होता है तो कौन सा कलर फैल रहा है? जब सनसेट हो रहा है तो कौन सा कलर फैल रहा है? वायलेट कलर। ठीक है, वायलेट कलर हो गया। अब बात करते हैं इंडिगो कलर की। तो अगर हम इंडिगो कलर की बात करें, ये आपके पास हो गया है इंडिगो कलर। ओहो, ये इंडिगो कलर क्यों नहीं आ रहा है? मान लीजिए कि ये इंडिगो कलर है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास ब्लू कलर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये ब्लू कलर है। ठीक है, तो जैसे जैसे कलर ज्यादा इनकी वो होती है ना वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंग फैल रहे हैं। सबसे ज्यादा कलर वायलेट, सबसे कम वायलेट फैल रहा है, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर उससे ज्यादा ब्लू, इसके बाद ग्रीन, इसके बाद येलो। ठीक है, इसके बाद कौन सा फैलेगा? येलो। इसके बाद येलो कलर फैलेगा। ठीक है, फिर ऑरेंज कलर फैलेगा। इसके बाद फाइनली कौन सा कलर फैलेगा? रेड कलर। रेड कलर फैलेगा। इसी वजह से अब आप देखो, हमारी ओरिजिनल पोजीशन ये है हमारी अर्थ की। ठीक है, और सूरज से जितने भी कलर आ रहे थे वो सारे के सारे लास्ट में कौन सा कलर फैल गया? रेड कलर फैल गया। यानी हमारी आइस पर कौन सा कलर इमेज बना रहा है? रेड कलर। इसलिए हमें स्काई कैसा कलर का दिखाई देता है? इवनिंग टाइम में रेड। और सिमिलरली जो चीज मैंने यहां दिखाई है, यही चीज अपोजिट यहां होती है। जब सनराइज होता है तब भी तो हमें स्काई रेड कलर का दिखाई देता है, रेड एंड ऑरेंज, है ना? तो वो किसके वजह से? क्योंकि रेड एंड ऑरेंज हमारे लास्ट के कलर्स हैं और यही लाइट क्या कर जाते हैं? हमारी आंखों पर छा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था किस चीज का? इस चीज का। अब बात ये आती है, फिर सर दिन के टाइम हमें ब्लू क्यों दिखता है? तो देखो, दिन के टाइम ब्लू क्यों दिख रहा है, अब जरा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा कलर स्कैटर करेगा? सबसे पहले करेगा वायलेट। तो चलिए वायलेट कलर को जरा स्कैटर करते हैं। ये लीजिए, ये वायलेट कलर यहां तक फैला। इसके बाद कौन सा कलर करेगा? इंडिगो कलर। तो चलिए इंडिगो कलर भी हमने क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया। इसके बाद कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर। तो चलिए ब्लू कलर हमने कर दिया। बस, ये ब्लू कलर से ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती डे टाइम में। जब दिन का टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ब्लू कलर हमारी आंखों पर छा जाता है। ब्लू कलर के अलावा कोई और कलर स्कैटर नहीं हो पाता, मतलब नहीं फैल पाता। क्यों नहीं फैल पाता? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस टाइम सनराइज होता है और जिस टाइम सनसेट होता है, उस टाइम जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, या हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी की जो पोजीशन है, उस टाइम पर सन क्या रहता है? हमारी पोजीशन से दूर रहता है। सन क्या रहता है? सन की पोजीशन अर्थ से दूर रहती है, और जिस टाइम सन ऊपर आ जाता है तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सारे कलर्स को स्कैटर होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर है जो हमारी आंखों पर छा जाता है, ब्लू कलर। यानी इसके आगे के कलर फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। फिर क्या करें? इसके बाद कौन सा कलर फैलना चाहिए था? ग्रीन ना, पर ग्रीन के लिए तो हमें स्पेस मिला ही नहीं, इसलिए क्या हो गया? सिर्फ ब्लू कलर ही फैल गया। तो इसी वजह से हमें स्काई डे टाइम में ब्लू दिखाई देता है, जबकि मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पर हमें रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यही चीज है इसके बारे में। ठीक है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही हमारा एक पार्ट है। चलिए, तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको इस चैप्टर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि आइज क्या है और किस तरीके से फंक्शन करती है। और इसके अलावा हमने काफी सारे नेचुरल फैक्ट्स भी जाने हैं। होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं। ठीक है, जिन बच्चों को चैप्टर क्लियर हो गया जरा एक बार लाइव चैट में थम्स अप कर दो। ठीक है, एक बार थम्स अप, यस एंड नो। ओके, पक्का डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।